अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक का, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू मॉड्यूलेशन। और इसमें जो हम स्पेसिफिकली जो मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे वो है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे जाने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ बेस बैंड सिग्नल एंड व्हाट इज़ बैंड पास सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल को अगर हमने डिफ़ाइन करना हो तो हम बेस बैंड सिग्नल को डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ अ सिग्नल कंसिस्ट ऑफ significantly lower frequencies then it is known as the baseband signal। सिग्निफिकेंटली लोअर फ्रीक्वेंसीज़ का क्या मतलब है कि अगर हम इसका स्पेक्ट्रम को देखें तो हम आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सिग्नल जो है लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसीज विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन द नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। तो हाँ, ऐसा सिग्नल जिसमें लो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं तो उसको आप बेसबैंड सिग्नल कहते हो या आप उसको लो पास सिग्नल भी कह सकते हो। अब बेसबैंड सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू एंटीना। जो एक प्रॉब्लम हमें बेसबैंड सिग्नल में बार बार चैलेंज होता है हमारे लिए, वो ये है कि बेसबैंड सिग्नल को आप एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ मॉड्यूलेशन। मतलब विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट baseband signal through antenna. How? We will study it later. अब दूसरी जो टाइप है सिग्नल की, वो आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज या फ्रीक्वेंसी कंटेंट की बेस पे अगर हम सिग्नल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं देन वी कैन से दैट वी हैव एन अदर टाइप विच इज़ बैंड पास सिग्नल। इस बैंड पास सिग्नल को आप पास बैंड सिग्नल भी कहते हो। तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ अ सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली हायर फ्रीक्वेंसीज दैन इट इज़ नोन एज बैंड पास फिल्टर। और इसका एडवांटेज क्या है कि बैंड पास फिल्टर सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू एंटीना। मतलब अगर मैं इस स्पेक्ट्रम को इस यहाँ पे कंपेयर करूँ तो आप देखो कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है वो फ्रीक्वेंसीज ज़ीरो के करीब करीब हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखो ये भी आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पे आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है विच इज़ फार फ्रॉम द सेंटर ज़ीरो। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जब आपके पास सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट हो तो उसको आप बैंड पास फिल्टर कहते हो, और अगर फिर सिग्नल में लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट हो तो उसको हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वी कैन डिवाइड आवर कम्युनिकेशन इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ बेसबैंड कम्युनिकेशन। बेसबैंड कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें आप बेसबैंड सिग्नल को यूज़ करते हो। और दूसरी टाइप हमारे पास बैंड पास कम्युनिकेशन है जो कि बेस कर रही होती है बैंड पास सिग्नल पे। बेस में बैंड पास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही कॉमन नेम जो हमें बार बार बुक में भी देखने को मिलेगा वो है कैरियर कम्युनिकेशन। मतलब बैंड पास कम्युनिकेशन को आप कैरियर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अब हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, अब हम मॉड्यूलेशन पे आ जाते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर द सिग्नल इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी रेंज टू हायर फ्रीक्वेंसी रेंज। मतलब आपका सिग्नल है उसको आपने शिफ्ट कर देना है उसके स्पेक्ट्रम को लो फ्रीक्वेंसी रेंज से हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में। अब देखो ये आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये टाइम डोमेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन है। नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड जो है वो हमें बता रहे हैं कि कम है विद इन 1 सेकेंड, तो इस वजह से दिस इज़ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। टाइम डोमेन में अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल देखना हो तो नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकंड आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये आपका टाइम डोमेन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ जाएगा। लेकिन जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो तो यही टाइम डोमेन सिग्नल जो है हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका स्पेक्ट्रम व्यू कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है उसमें फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्लोज टू ज़ीरो होती हैं, लेकिन जब इसको आप ट्रांसलेट कर देते हो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे हाई फ्रीक्वेंसीज पे तो इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि दिस इज़ मॉड्यूलेशन। दूसरी डेफिनेशन जो है वो हो सकती है कि जी मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर यू आर कन्वर्टिंग अ बेसबैंड सिग्नल इनटू बैंड पास सिग्नल। मतलब मैंने एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। अब वो क्यों किया जाता है वो बात मतलब वो हम आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे चलेगा तो आपको समझ आती जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक इजी डेफिनेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन में हम सिग्नल ट्रांसलेशन करते
करते हैं फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी रीजन टू हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, और इसी तरह से बेसबैंड सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं बैंड पास सिग्नल में। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सपोज वी हैव वॉइस सिग्नल। अब आपकी वॉइस सिग्नल जो है उनमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है दैट इज़ अप टू 3 किलोहर्ट्ज़, मतलब एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये वॉइस सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ वेरी क्लोज टू द ज़ीरो, सो आई कैन से दिस इज़ माई बेसबैंड सिग्नल। नाउ द प्रॉब्लम विद बेसबैंड सिग्नल इज़ दैट वी कांट ट्रांसमिट बेसबैंड सिग्नल डायरेक्टली through antenna. So it means it is not possible to transmit baseband signal through wireless medium. Obviously wireless medium जो है उसमें आपको एंटीना के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना होता है। तो अगर तो मैं बेसबैंड सिग्नल को यूज़ करते हुए एंटीना के थ्रू रिसेप्शन या ट्रांसमिशन नहीं कर पाती तो बेसबैंड सिग्नल मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज आई कांट यूज़ इट फॉर माई वायरलेस कम्युनिकेशन। But however, with the help of high frequency periodic signal, it can be transmitted. This is very important line. आप इसमें देखो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस बेसबैंड सिग्नल को एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करना चाहती हूँ, then what I can do, I can transmit this baseband signal with the help of हाई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल। मतलब मुझे एक दूसरा सिग्नल यूज़ करना पड़ेगा। वो दूसरा सिग्नल क्या होगा? वो एक पहली बात ये कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा और दूसरा उसमें वो एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। ओनली देन आई विल बी एबल टू ट्रांसमिट बाय बेसबैंड सिग्नल थ्रू एंटीना। अब दिस इज़, अगर आप देखो तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि दिस इज़ हाई फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली दिस इज़ हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड आर वेरी हाई, ठीक है, तो दिस इज़ हाई फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्या है कि दिस इज़ पीरियोडिक सिग्नल। अब ये पीरियोडिक है, मुझे पता है कि एक फंडामेंटल टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो इट मीन्स इफ़ आई हैव हाई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल देन आई कैन ट्रांसमिट बाय बेसबैंड सिग्नल थ्रू एंटीना। तो माई प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ हेयर। अब आप ये देखो कि इस हाई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल को कम्युनिकेशन के टर्म्स में आप क्या कहते हो? वी कैन कॉल इट अ कैरियर सिग्नल। मतलब ये आपका कैरियर सिग्नल है। ये क्या कर रहा है? ये कैरी कर रहा है एक बेसबैंड सिग्नल को। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज कैरियर सिग्नल। मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल जो एक दूसरा सिग्नल है, जो जिसका मेन पर्पस क्या है कि वो इंफॉर्मेशन, वो इस वॉइस सिग्नल की इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाएगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज कैरियर सिग्नल। और लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज़ नोन एज मैसेज सिग्नल। ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज़ है, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल, बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज मॉड्यूलेशन इज़ कंसर्न। जब बार बार आप थ्रू आउट मॉड्यूलेशन टॉपिक्स आप इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करोगे कि वी हैव मैसेज सिग्नल। व्हाट इज़ मैसेज सिग्नल? अ सिग्नल विद लो फ्रीक्वेंसी बट इन कैरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल जो है दैट इज़ मैसेज सिग्नल, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज़ लो फ्रीक्वेंसी। देन वी हैव कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जी दिस इज़ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और इट इज़ पीरियोडिक इन नेचर। सो दीज टू सिग्नल्स आर यूज्ड इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस। अब आगे की तरफ चलते हैं। चलें जी, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि मॉड्यूलेशन में हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे ट्रांसलेट करना होता है, या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की इंफॉर्मेशन जो होती है वो कैरियर सिग्नल जो है वो लेके जा रहा होता है। और उसका मेन रीज़न क्या है, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर मॉड्यूलेशन, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एक डिसएडवांटेज जो बेस बैंड का होता है कि हम उसे एंटीना के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें मॉड्यूलेशन यूज़ करनी पड़ती है। बट देयर आर ऑल्सो मैनी अदर एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन जो हम आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ टू इम्पोज मैसेज सिग्नल ऑन कैरियर सिग्नल। देखें यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, एक तो हमारा मैसेज सिग्नल है, दूसरा हमारा कैरियर सिग्नल है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किस में पड़ी हुई है? वो मैसेज सिग्नल में है, लेकिन हम ट्रांसमिट उस मैसेज सिग्नल को कैसे कर रहे हैं? बाय लोडिंग इट ऑन कैरियर सिग्नल। मतलब आपका जो कैरियर सिग्नल है वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है मैसेज सिग्नल की। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन इम्पोज द इंफॉर्मेशन ऑन कैरियर सिग्नल। अच्छा जी, इसका आंसर अब हम देते हैं। उसके लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कोई भी सिग्नल हो उसमें के बेसिकली 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं। एक उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, दूसरा उस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी होती है, और फिर आपके पास फेज़ होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a cos ओमेगा ct प्लस
फाई। अब ए इसमें क्या है, दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड, ओमेगा सी इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल एंड फाई इज़ द फेज़ ऑफ द सिग्नल। तो ये तीन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सिग्नल के, बेशक वो मतलब किसी भी नेचर का सिग्नल है उसमें ये तीन पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसकी ये तीन प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं विच कैन बी वेरिड, मतलब एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है और इस तरह से फेज़ भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये किसी भी सिग्नल के तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में मॉड्यूलेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस वेयर एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज़, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज़ ऑफ द कैरियर सिग्नल, मतलब कैरियर सिग्नल की कोई भी प्रॉपर्टी, we can change this property of the carrier signal with respect to the message signal। मतलब आपने क्या करना है कि कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को या फेज को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू योर मैसेज सिग्नल। मतलब ये मॉड्यूलेशन की मेन डेफिनेशन है कि इन दिस प्रोसेस you are varying either amplitude or frequency or phase of the carrier signal, और ये चेंज किसके रिस्पेक्ट से आ रही होती है, किसके अकॉर्डिंगली होती है, इट इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। मतलब जो इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप अपने कैरियर सिग्नल को चेंज करते हैं और उस कैरियर सिग्नल को कोई एक पैरामीटर चेंज करते हैं। मतलब अगर आप उसका एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो वो आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाती है, अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, अगर फेज़ चेंज करते हैं तो वो फेज़ मॉड्यूलेशन होती है। तो इस तरह से कोई भी एक सिंगल पैरामीटर चेंज करते हुए, कैरियर सिग्नल का कोई भी एक सिंगल पैरामीटर चेंज करते हुए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। और ये चेंज जो आ रही होती है ये किसके रिस्पेक्ट से आती है, ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल होती है। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि इन मॉड्यूलेशन वी हैव बेसिकली टू मेन सिग्नल्स। द फर्स्ट वन इज़ एम ऑफ टी विच इज़ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, मैसेज बेयरिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब वो सिग्नल जिसकी मॉड्यूलेशन करनी है आपने, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये आपका एम ऑफ टी है जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है या बेसबैंड सिग्नल है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्नल जो मॉड्यूलेशन में होता है दैट इज़ कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी। मतलब ये आप यूज़ करोगे नोटेशंस बार बार, एम ऑफ टी, सी ऑफ टी। सो एम ऑफ टी इज़ योर मैसेज सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड सी ऑफ टी इज़ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और कैरियर सिग्नल। सो आफ्टर मॉड्यूलेशन प्रोसेस, मतलब जब मॉड्यूलेशन हो जाती है देन वी गेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल, हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है, ऐसा सिग्नल जिसकी मॉड्यूलेशन हो चुकी होती है। सो हेयर इफ़ आई रिप्रेजेंट दिस आइडिया थ्रू अ फिगर देन आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। Here we have modulation process and the one input is basically modulating signal which is m of t, or this is low frequency signal, and the other input is carrier signal c of t which is high frequency signal. So after modulation block we get modulated signal. अब इस within this modulation block क्या हो रहा होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि modulation में how modulation is possible. You have m of t, message signal, और then you also require a carrier signal which is high frequency signal। और ये carrier signal क्या करेगा, ये इस m of t की information को load करेगा खुद पे by changing any of its parameter like phase, frequency और amplitude, और then ये transmit होगा। तो इस ऐसी मतलब modification को जब हमारे signal में modification आ जाएगी तो हमारा output जो है उसको हम modulated signal कह सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है हाइट ऑफ एंटीना। देखो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि साइज़ ऑफ एंटीना या हाइट ऑफ एंटीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर आपका एंटीना साइज़ जो है वो स्मॉल ना हो। मतलब अगर आप स्पेसिफिकली मोबाइल कम्युनिकेशन ही देख लो तो मोबाइल का इटसेल्फ साइज़ बहुत छोटा होता है। अब उसमें भी रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के लिए एंटीनाज फिक्स हैं। अगर इन एंटीनाज का साइज़ बहुत बड़ा होगा देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू मोबाइल कम्युनिकेशन। तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास पोर्टेबल मोबाइल सेट्स हों जिसको हम लेके इधर उधर जा सकें। अगर एंटीना साइज़ बढ़ जाएगा
तो मोबाइल का साइज़ भी बढ़ेगा, तो देन मोबाइल कम्युनिकेशन जो है इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज़ हाइट ऑफ एंटीना। और अगर हम मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं तो हमारी हाइट जो है एंटीना की वो बहुत कम हो जाती है। क्यों कम होती है, कैसे कम होती है, वो हम देखते हैं। साइज ऑफ एंटीना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, अब साइज जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। मतलब जिस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है एंटीना ने, उसकी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंटीना का साइज़। अब यहाँ पे आप ये देखो कि सपोज मेरे पास FM एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 3 किलोहर्ट्ज़। अगेन दिस इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ अगर मैंने फाइंड करनी है तो वेवलेंथ लैम्डा इज़ इक्वल टू C/F। तो C की वैल्यू आपकी 3 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगी। F इज़ योर फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी 3 इंटू 10⁻3। यहाँ पे आपके पास आ गया 10⁵ मीटर। ठीक है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि माई वेवलेंथ इज़ 100 किलोमीटर। अब आपका वेवलेंथ जो है वो सिग्नल की मतलब जो आपकी वेवलेंथ है ट्रांसमिटेड सिग्नल की वो 100 किलोमीटर बन रही है। अब जो आपका साइज़ का और लैम्डा का वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है नॉर्मली लीनियर एंटीनास के लिए हम यूज़ करते हैं कि साइज़ इज़ इक्वल टू λ/4। दिस इक्वेशन इज़ नॉट फिक्स्ड, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एंटीना टाइप। सो लीनियर एंटीनास के लिए वी कैन से L इज़ इक्वल टू λ/4। अब अगर मेरे पास लैम्डा 100 किलोमीटर है तो मेरे पास लेंथ एंटीना की आ जाएगी 25 किलोमीटर विच इज़ ह्यूज इन साइज। मतलब अब आप खुद सोचो कि 25 किलोमीटर का एंटीना हमें रिक्वायर्ड होगा इफ़ वी वांट टू ट्रांसमिट अ सिग्नल विद 3 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। सो इट मीन्स अगर से वॉइस सिग्नल तो हमारा फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो हमें तो 25 किलोमीटर का एंटीना चाहिए, ओनली देन कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल। सो ये तो एक मतलब इम्पॉसिबल टास्क है कि जी आपने इतना ह्यूज साइज़ का एंटीना आप किसी भी जगह पे फिक्स करें। Then on the other hand, suppose if we have frequency which is equal to 1 kilohertz, मतलब अगर मेरे ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ है, सॉरी 1 गीगाहर्ट्ज़ है, तो मेरे पास लैम्डा जो है वो 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने सेम एंटीना मतलब लीनियर एंटीना यूज़ कर रही हूँ तो मेरा साइज़ आ जाएगा 0.075 मीटर विच इज़ इक्वलेंट टू 7.5 सेंटीमीटर। मतलब अब आप देखो कि कितना डिफरेंस है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी जो थी वो 3 किलोहर्ट्ज़ यूज़ की थी तो मेरा एंटीना साइज़ जो था वो चला गया था 25 किलोमीटर, बट एट द सेम टाइम इफ़ आई एम यूजिंग 1 गीगाहर्ट्ज़ देन माई एंटीना साइज इज़ 7.5 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स इफ़ आई एम यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल then antenna size can be reduced. So this is a huge benefit of modulation कि इसकी मदद से बिकॉज ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब मेरे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन की वजह से एंटीना साइज़ जो है वो उस बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी आप कह सकते हो कि वायरलेस कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो इजीली पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अब इसके बाद हमारा सेकेंड एडवांटेज है कि रेडिएटेड पावर बाय एंटीना। मतलब आपके एंटीना से जो पावर रेडिएट हो रही होती है वो ये बताती है कि इस एंटीना की एफिशिएंसी कितनी बेहतर है। अगर तो रेडिएटेड पावर इफेक्टिव रेडिएटेड पावर जो की वैल्यू हाई होती है तो इट मीन्स दैट एंटीना इज़ वर्किंग एफिशिएंटली, बट इफ़ रेडिएटेड पावर इफेक्टिव रेडिएटेड पावर इज़ लो इट मीन्स मैक्सिमम पावर is wasted in the form of antenna losses. So अगर तो हमारा effective radiated power high हो तो हम ये हमारा required scenario है। तो अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जो effective radiated power है it is inversely proportional to 1 over lambda square। अब इसका मतलब है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो हमें पिछले रिलेशनशिप से ये पता है कि लैम्डा आपका हाई हो जाएगा बिकॉज एफ इज़ इक्वल टू सी ओवर
लैम्डा, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर एफ, या फिर एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब आपकी लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि लैम्डा आपका इंक्रीज होगा, तो जब लैम्डा इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप आपकी इफेक्टिव रेडिएटेड पावर भी कम हो जाएगी, और मैक्सिमम इसका मतलब है कि आपकी पावर जो है वो लॉसेस में वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ इफ़ वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी देन द लैम्डा इज़ लो, एंड दिस लो लैम्डा मीन्स रेडिएटेड पावर इज़ हाई। सो अगेन सेकंड एडवांटेज हमें रेडिएटेड पावर की फॉर्म में मिलता है कि हमारे पास एंटीना की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब जो हमारे पास थर्ड एडवांटेज है वो मल्टीप्लेक्सिंग है। बिकॉज ऑफ मॉड्यूलेशन वी आर एबल टू परफॉर्म मल्टीप्लेक्सिंग। हाउ मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग देखें, आप बेसिकली एक चैनल को सिंगल चैनल यूज़ करते हुए आप मल्टीपल यूज़र्स का डाटा सेम टाइम पे ट्रांसमिट करते हो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन और इंटरफेरेंस। मतलब ये मैं यूज़र वन का डाटा भी और यूज़र टू का डाटा साइमल्टेनियसली इस चैनल पे ट्रांसमिट करूँगी। ये दोनों मतलब इन दोनों की इंफॉर्मेशन इंटरफेयर नहीं करेगी, और रिसीवर साइड पे मैं U1 और U2 का डाटा इजीली रिट्रीव कर सकती हूँ। ये तो एक आइडियल सिनेरियो है। लेकिन अगर मतलब ये मल्टीप्लेक्सिंग की फॉर्म अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से सेम चैनल को यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट मल्टीपल यूजर्स डाटा एट द सेम टाइम। अब अगर बट हाउ मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल? देखें, अगर मल्टी मॉड्यूलेशन ना हो तो क्या होगा, यूज़र वन वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, यूज़र टू भी वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, और दोनों फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हैं 0 से 3 किलोहर्ट्ज़। मतलब दोनों की सपोज कर लो फ्रीक्वेंसीज जो है वो 3 किलोहर्ट्ज़ के अराउंड है। अब जब ये दोनों सेम चैनल ट्रांसमिट करेंगे तो दोनों की इंटरफेरेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से रिसीवर साइड पे ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि हम U1 और U2 का डाटा जो है वो रिट्रीव कर सके। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम विच वी हैव टू फेस इन कम्युनिकेशन, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि हम डेडिकेटेडली एक चैनल एक यूज़र को असाइन कर दें, बिकॉज हमारे पास चैनल जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो इस वजह से आप कभी भी एक चैनल एक यूज़र को असाइन नहीं कर सकते हो। तो और हम तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करती है कि हम सेम चैनल डिफरेंट यूज़र्स के लिए यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम। बट अगर मेरे पास मॉड्यूलेशन ना हो तो मेरी सारी यूज़र्स जो हैं अगर सेम इंफॉर्मेशन मतलब वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये सारे सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर कर जाएंगे और मेरे पास रिसीवर पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। So channel is same and frequency are same, so U1 will interfere with U2 again, so it means कि ये तो मल्टीप्लेक्सिंग आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। Then extraction of original signal is next to impossible. Okay, now what is the solution? The solution is modulation. How modulation helps us to solve this problem? Let's have a look at this. हम मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास कैरियर सिग्नल होता है जो कि मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है। अब हम क्या करेंगे कि वी कैन यूज़ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑल यूज़र्स। मतलब अगर मेरे पास U1 है और U2 है तो U1 के लिए मैं डिफरेंट कैरियर यूज़ करूँगी और U2 के लिए मैं डिफरेंट कैरियर यूज़ करूँगी। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं जो है इसका U1 का डाटा जो है मतलब अगर मैं इसको रोड से और उस पर चलने वाली कार से देखूं तो रोड जो है वो मेरी मतलब सड़क जो है वो मेरा चैनल है और उसके ऊपर डिफरेंट कार्स जो हैं जो मूव कर रही हैं वो डिफरेंट यूज़र्स की इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं। अब सपोज़ यूज़र वन का डाटा जो है मैं वो किसी ट्रक पे ट्रांसमिट कर देती हूँ और यूज़र टू का डाटा जो है मैं किसी कार पे लोड कर देती हूँ, यूज़र थ्री का डाटा सपोज़ मैं किसी बाइक पे लोड कर देती हूँ। तो अब चैनल सेम रहेगा लेकिन जो आप कह लो कैरियर जो हैं जो कैरियर सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट है, कैरियर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे और रिसीवर पे यूज़र वन का डाटा एज इट इज़ रिसीव हो जाएगा और यूज़र टू का डाटा भी एज इट इज़ रिसीव हो जाएगा। सो बाय यूजिंग डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज we can avoid this problem. So it means we are able to reduce interference because of modulation, and at the same time it is also also
allowing multiplexing. मतलब multiplexing is only possible because of modulation, otherwise multiplexing possible ही नहीं है. तो ये भी इसका बहुत मेजर एक डिसएडवांटेज है. तो हमने 3 एडवांटेजेस देखे हैं मॉड्यूलेशन के. द फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन एंटीना हाइज, देन इंक्रीमेंट इन रेडिएटेड पावर, मतलब एफिशिएंट रेडिएटेड पावर जो है एंटीना की वो इंक्रीज हो जाती है और मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल होती है. और एट द सेम टाइम वी कैन से बिकॉज ऑफ मॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस भी आपकी रिड्यूस हो जाती है. चलिए जी, अब हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलेशन की क्लासिफिकेशन क्या है. मॉड्यूलेशन को हम 2 पार्ट्स में मतलब 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एनालॉग मॉड्यूलेशन और द सेकंड वन इज़ डिजिटल मॉड्यूलेशन. एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या है कि हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो एनालॉग होता है. तो अगर आपका मैसेज सिग्नल एनालॉग हो तो आप उसे कहते हो कि दिस इज़ एनालॉग मॉड्यूलेशन. और अगर आपका मैसेज सिग्नल डिजिटल इन नेचर हो देन वी कैन से दिस इज़ डिजिटल मॉड्यूलेशन. अब अगर हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करें, इसे हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूस वेव मॉड्यूलेशन एंड द अदर इज़ पल्स मॉड्यूलेशन. अब ये दोनों कैटेगराइजेशन कैसे होती हैं? ये कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर सिग्नल. इफ़ कैरियर सिग्नल इज़ कॉन्टीन्यूस इन नेचर, मतलब अगर कैरियर सिग्नल कॉन्टीन्यूस है, दिस हाई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल इज़ कॉन्टीन्यूस इन नेचर, देन वी कैन से दिस इज़ कॉन्टीन्यूस वेव मॉड्यूलेशन. एंड इफ़ द कैरियर सिग्नल इज़ पल्स सिग्नल, मतलब एक पल्स की फॉर्म में हो कैरियर सिग्नल, देन वी कैन से दिस इज़ पल्स मॉड्यूलेशन. नाउ दिस continuous wave modulation is again further divided into amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. If we are changing the amplitude of carrier signal, then it is amplitude modulation. If we are changing the frequency of the carrier signal, then it is frequency modulation. And if we are using the phase of the carrier signal, then it is phase modulation. Again, we are using these parameters of carrier signal with respect to the message signal, and message signal is your information bearing signal. On the other side, we have pulse modulation where the carrier signal is pulse signal, and this pulse signal can be categorized into further 3 types. The first one is PAM, which is pulse amplitude modulation. The other is pulse width modulation, and then we have पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. ये क्या है? ये बेसिकली पल्स मॉड्यूलेशन की टाइप है. और पल्स मॉड्यूलेशन हम किस में देख रहे हैं? एनालॉग मॉड्यूलेशन में. अब ये आपके नेक्स्ट है डिजिटल मॉड्यूलेशन. डिजिटल मॉड्यूलेशन हम कब कहते हैं? जब हमारा मैसेज सिग्नल डिजिटल इन नेचर होता है. इस डिजिटल मॉड्यूलेशन को वी कैन फर्दर डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर सिग्नल. मतलब अगर इफ़ योर कैरियर इज़ एनालॉग इन नेचर देन और कॉन्टीन्यूस इन नेचर, मतलब आपका कैरियर जो है वो कॉन्टीन्यूस इन नेचर होगा, तो we can divide it into like this: ASK, FSK and PSK. ASK is amplitude shift keying, FSK is frequency shift keying, and PSK is phase shift keying. Again, carrier is continuous in nature, but the message signal is digital in nature. ठीक है, ये यहाँ पे ASK, FSK, PSK में आपके पास कैरियर जो है वो कॉन्टीन्यूस रहेगा. ठीक है, लेकिन आपका मैसेज सिग्नल जो है वो डिजिटल हो जाएगा. तो दिस इज़ वन कैटेगराइजेशन. और डिजिटल मॉड्यूलेशन में इफ़ कैरियर इज़ पल्स, मतलब अगर हम इसको देखें, मैसेज सिग्नल तो हमारा डिजिटल इन नेचर है, लेकिन अगर मेरा कैरियर जो है वो पल्स आ जाता है और मेरा मैसेज सिग्नल जो है वो डिजिटल होता है, तो उसमें क्या कैटेगराइजेशन होगी? देन वी हैव PCM, DPCM, DM एंड ADM. PCM stands for pulse code modulation, DPCM is differential pulse code modulation, DM is delta modulation, and ADM is adaptive delta modulation. So these are the types where we have pulse carrier signal and message signal is digital. These are the types where we have carrier is continuous and message signal is digital in nature. So ये हमारी कुछ categorizations थी या classifications थी related to modulation. अब next time से हम amplitude modulation start करेंगे, जो कि आपका चैप्टर 4 का मतलब चैप्टर 4 इज़ ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो नेक्स्ट लेक्चर से वो हम इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को थॉरली स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.